आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी बिल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस बीच शुमाल मशरकी रियासतें खुसूसन आसाम, त्रिपुरा और मेघालय में पुरतशद्दुद मुजाहरे लगातार जारी हैं। जुमे की वजह से आज मुल्क भर में पुरअमन मुजाहरों का इनेकाद किया गया। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा और पुलिस के दरमियान मामूली झड़प भी हुई। मुल्क के 8 बड़े शहरों की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आज इस कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, पुरअमन एहतजाज किया गया। हैदराबाद, मुंबई, गुवाहाटी, रांची, दिल्ली, अलीगढ़, पटना और बेंगलुरु, इन शहरों में एहतजाज हुआ। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मुख्तलिफ शहरों में यह एहतजाज एक तरह से मुनज्जम किए गए। हैदराबाद में तारीखी मक्का मस्जिद के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया गया। मुंबई के कई इलाकों में आज एहतजाज हुआ। इसके अलावा अगर हम गुवाहाटी की बात करें यानी आसाम की बात करें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की जितनी रियासतें हैं हर जगह एहतजाज देखने को मिला और इसके चलते आम जिंदगी मुतासिर हुई। झारखंड की बात करें तो रांची में बड़े पैमाने पर आज जुमे की नमाज के बाद एहतजाज हुआ। दिल्ली से खबर आई जहां पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने जबरदस्त कैंपस के बाहर और कैंपस के अंदर एहतजाज किया और यहां पर पुलिस की ताकत का सामना भी तलबा को करना पड़ा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर थी, जहां पर बड़े पैमाने पर आज जुमे की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर तलबा ने एहतजाज किया। पटना शहर में भी आज बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। इसके अलावा अगर हम कर्नाटक की बात करें तो पूरे कर्नाटक के मुख्तलिफ हिस्सों से एहतजाज की खबरें हैं और खासतौर से बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। So we are against the cap, and we know so many parties in various parts of India, they are supporting this noble cause. पूरा इंडिया के अंदर ये जो भी चल रहा है बिल का सिस्टम चल रहा है, ये कोई आइंदा से बिल सैंक्शन नहीं करना चाहिए। हुकूमत के लिए पाबंदी के लिए, इसके लिए सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर सब कौम है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, सब मिलकर देश आजाद किया, ये आजाद कंट्री है। जिस तरह से कैप बिल को लागू किया गया है इसे वापस लेना चाहिए। रिलीजन की बुनियाद पे आप पब्लिक को डिवाइड नहीं कर सकते, इससे अनार्की फैल जाएगी। देश का हित और राजनीति इसको अलग करना चाहिए। क्या विदेशी नागरिक जो देश में घुस रहे हैं उनके क्या रेड कारपेट डालना है हमें? वो यहाँ वोटिंग राइट ले लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उसका तुष्टीकरण करना उचित नहीं है। और जो हमारे ओरिजिन के हैं, जिनको देश वर्ल्ड में कोई देश नहीं है, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, वो कहाँ जाएंगे? उनको नागरिकत्व देना है। हम देश के अभी इस समय मुसलमानों के विरोध में नहीं है, ना हम किसी को पाकिस्तान जाने के लिए बोल रहे हैं। तो मुल्क गिर पैमाने पर लगातार एहतजाज हुआ और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से एहतजाज की लगातार खबरें आती रही और इस वक्त दिल्ली से जो खबर आ रही है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में लगातार एहतजाज हो रहा है और पुलिस की ताकत का तलबा को एक तरह से सामना है। अलीगढ़ से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। आज तलबा ने ऐलान किया था कि वो एक एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करेंगे। जामा मस्जिद, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद से लेकर डीएम के ऑफिस तक ये एहतजाज किया जाना था। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और यह बताने के लिए काफी है कि इस कानून को लेकर मुल्क के अवाम में कितना ज्यादा एक तरह से नाराजगी है और खासतौर से अगर शुमाल मशरिक रियासतों की, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, वहां के जो सूबे हैं, अगर उनकी हम बात करें तो वहां पर इतना जबरदस्त एहतजाज हो रहा है कि आम जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। तो लगातार अपोजिशन के साथ साथ कई बीजेपी लीडर भी इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। शुमाल मशरिक और खुसूसी तौर से आसाम में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के दरमियान शहरियत तरमीमी बिल को लेकर पार्टी से नाराज आसामी अदाकार और बीजेपी लीडर जितिन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था कल ही। उधर सरकार के इस कदम के खिलाफ कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है और कांग्रेस के जयराम रमेश हो या टीएमसी लीडर और इसके अलावा कई पार्टियां और कई समाजी तंजीमें सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का दरवाजा खटखटाया है इस कानून के खिलाफ।
यहां पर सवाल ही उठता है कि क्या मोदी हुकूमत यह अंदाजा लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही कि इस बिल की मुखालफत किस हद तक हो सकती है, किस सतह पर हो सकती है। लेकिन लोगों में जो नाराजगी है वो भी एक तरह से सड़कों पर देखी जा रही है और सड़क से यह मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। कई अर्जियां एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द एक तरह से सुनवाई करेगा। जाहिर सी बात है कि इस इशू को लेकर कानूनी पहलू क्या कुछ है, इसे भी आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस पूरे इशू पर अब वाकई में सियासत हो रही है, जिस तरह से कई रियासतों ने कहा है कि हम अपने रियासत में इसे एक तरह से लागू नहीं करेंगे, नाफिज नहीं करेंगे। क्या वाकई में अब इस कानून पर सियासत हो रही है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ महमूद पराचा साहब, मारूफ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महमूद पराचा साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। इनके अलावा अजय कुमार साहब तर्जुमान हैं, एलजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय कुमार साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ सीनियर सहाफी और जर्नलिस्ट रजा रिजवी साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रजा रिजवी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और कुछ देर में मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। यूडीएफ के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले महमूद पराचा साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा था कि सड़क पर लगातार एहतजाज हो रहा है, मुल्क गिर पैमाने पर एक तरह से एहतजाज हो रहा है पूरे मुल्क में। लेकिन महमूद पराचा साहब, अब कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मैं डिबेट के शुरू में सबसे पहले आपसे कानून का पहलू समझना चाहूंगा कि आखिर कानून इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता है। देखिए, कानून की जहाँ तक सवाल है, ये जो सब्जेक्ट है सिटीजनशिप का, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है जी। मतलब इसमें स्टेट की भी उतनी पावर है जितनी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। तो एक बुनियादी गलती जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है वो ये की है, अभी मैं सिर्फ कानूनी नुक्ते नजर से बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि किस तरीके से मनुवादी आरएसएस की सरकार ने इसका क्या मंशा है इसको लाने का, मैं सिर्फ कानूनी पहलू बता रहा हूँ। तो एक तो फेडरल स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा ये एक हमला है इस सरकार का कि स्टेट गवर्नमेंट, आज आपने देखा होगा कि पूरी नॉर्थ ईस्ट की सारी सरकारें तो इसकी अपोजिशन कर ही रही हैं, हालांकि वो सबके सब एनडीए के चीफ मिनिस्टर हैं वहां पर, उसके बावजूद आपने कितनी देखी है वहां पे पूरी आग लगी हुई है। केरला, तमिलनाडु, जी एनडीए की सरकार है सारी जगह, बीजेपी की आसाम में भी सरकार है और वहां सबसे ज्यादा आपकी प्रॉब्लम भी नजर आ रही है। और ये बात बतानी बहुत ही अहम है कि वो एक ऐसी जगह है, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां पे सीएबी लागू नहीं होगा। तो ये भी ये सरकार खुद बोल रही है, इसके बावजूद भी वहां के लोग इनकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहते। तो बुनियादी बात यह है कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर को कितना नुकसान है, लॉ एंड ऑर्डर की जो एक प्रॉब्लम है जिसको टैकल सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स ने करनी है, उस स्टेट गवर्नमेंट से बात किए बगैर ये बिल लाया गया है। पहली बात इसमें यह है। दूसरी बुनियादी बात इसमें यह है कि एक इस तरह से पेश की जा रही है कि जैसे ये मुसलमानों के खिलाफ है सीएबी। सिर्फ एनआरसी और सीएबी को अलग करके नहीं देखा जा सकता जी। सीएबी जो है एक जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से देखी जा सकती है कि सीएबी एक ऐसे गुनाह को, यानी कि ऐसे क्राइम को डिफाइन करती है जो कि अगर मुसलमान करेगा तो वो गुनाह या जुर्म होगा और कोई और करेगा तो वो गुनाह जुर्म नहीं होगा। यानी कि इलीगल इमिग्रेंट एक कानूनी जुर्म है होना। तो अगर मुसलमान होगा तो उसको कानून कार्रवाई करेगा उस पर, अगर मुसलमान नहीं होगा तो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यहां पे हमें एनआरसी के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको देख के चलना पड़ेगा आगे कि ये क्या 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 सिलसिला इसका चलाया जा रहा है कि एनआरसी की एक्सरसाइज पूरे मुल्क में होनी है, ये कहा जा रहा है अब। और जब एनआरसी की एक्सरसाइज होगी जी, तो जो लोग एनआरसी के जो भी जरूरियात हैं, जो उसकी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि उनको अपनी शहरियत जो है साबित करनी पड़ेगी। तो हमारे मुल्क में, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एनआरसी की एक्सरसाइज अगर जब शुरू होगी तो 99% लोग हमारे मुल्क में 99% उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं उसे पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक
इंसान के, हर एक शहरी के दस्तावेजों में स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, एड्रेस में थोड़ी बहुत कमियां होंगी, क्योंकि ये एड्रेसेस और एक तो जो वोटर लिस्ट बनी है उसमें कमियां होती हैं, हमने सबने देखा होगा। दूसरा जो सेंसस, जो नेशनल सेंसस होता है उसमें भी रिकॉर्ड्स में जो सरकारी अफसरी बनाते हैं उसमें कमियां होती है। पासपोर्ट में हमारे एड्रेसेस और उसमें कमी होती है, और राशन कार्ड में होती है, आधार कार्ड में होती है, सब में कमियां हैं। ठीक। तो ये जो सरकार की गलतियों की वजह से 99% जो सिटीजन्स हैं वो इसमें फेल होंगे एनआरसी की एक्सरसाइज में। अब जो मुसलमान होंगे उनको तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स भी होंगे उनको भी मुकदमे तो चलेंगे उनके ऊपर, उनको भी पहले तो शहरियत उनकी एक तरह से छीन ली जाएगी। अब 6 साल का गैप है सीएबी में कि 6 साल तक अपने आप को आप शहरी नहीं कह पाओगे। तो इस मुल्क के जो SC STs और OBCs हैं जिनके पास बिलखुसूस कागजात नहीं होंगे, तो वो भी अपने आप को शहरियत की सारी जो फैसिलिटीज हैं इंक्लूडिंग रिजर्वेशन एंड ऑल, वो सब चीजें उनसे छीन ली जाएंगी 6 साल के लिए। इतना बड़ा बहुतान ये पूरे मुल्क पे करना चाहते हैं। ये है इसकी कानूनी नोयत जो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, खास तौर पे नॉन मुस्लिम्स को भी समझनी चाहिए कि इस आपको गैर शहरी। महमूद पराचा साहब, मैं इस पर आपसे और बात करूंगा। इस बीच मेरे साथ इरशाद अहमद साहब कांग्रेस लीडर हैं, शिवम त्यागी जी बीजेपी लीडर हैं, और चंपक कलिता जी तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है AIUDF के। ये लोग भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। महमूद पराचा साहब, जो बात आप कह रहे थे इस पर मुझे एक चीज और आपसे समझनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, दोनों जगह हमारे जो वजीर दाखिला है, होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई, और खास तौर से उन्होंने बार बार मुसलमानों का जिक्र किया कि मुसलमानों को इस बिल से घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसका भी एग्जांपल मैं आपको अब देना चाहूंगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, जहां पे सीएबी अमित शाह साहब कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि लागू ही नहीं होता, लागू ही नहीं होगा। वहीं सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने इस आरएसएस की गवर्नमेंट का झूठ पकड़ लिया है। वो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करते, आज तुम सीएबी बोल रहे हो यहां नहीं लगेगा, कल 2 महीने बाद तुम लगा दोगे, इसलिए वो भरोसा नहीं कर रहे। तो मुसलमानों को क्या, मुल्क के किसी भी बाशिंदे को इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट की स्टेज से झूठ बोलते हैं, कोर्ट में एफिडेविट झूठे फाइल करते हैं। बाबरी मस्जिद के केस में हमने देखा था, दूसरे भी दीगर केसेस में देखा है, राफेल के केस में देखा है कि झूठे एफिडेविट कोर्ट में फाइल करने से भी गुरेज नहीं करते। तो बुनियादी बात यह है कि ये झूठ बोलते हैं, इसलिए इनके ऊपर नॉर्थ ईस्ट वाले विश्वास नहीं कर रहे, उसीलिए मुल्क में मुसलमानों को क्या, SC ST OBCs को। शिवम त्यागी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शिवम त्यागी, जो बात महमूद पराचा कह रहे हैं कि सरकार की बातों पर और होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बातों पर इन लोगों को यकीन नहीं है, जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हें अमित शाह जी की बातों पर, जो उन्होंने ऐवान में जो बातें कही हैं, जो बातें उन्होंने लोकसभा और जो उन्होंने राज्यसभा के विल में जो बातें कही हैं, उस पर लोगों को यकीन नहीं है। इस वजह से लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। शिवम त्यागी। शुक्रिया अबू। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा महमूद पराचा साहब यहाँ लॉयर कम और एक तरह से मैं यूं कह दूं कि मुस्लिम और दलितों की एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा कर रहे थे, कि कहीं ना कहीं उन्होंने कैब से शुरू करके एक अपनी इमेज बना ली, जिसमें उन्होंने एनआरसी को ऐड कर दिया, फिर उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक पर भी करीब करीब 1 मिनट का पूरा लंबा वक्तव्य दे दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में जो संशोधन की जहां बात चल रही है और जहां असम अग्रीमेंट की संशोधन की बात चल रही है, जो इनर लाइन परमिट की बात चल रही है, इसमें कोई संशोधन नया नहीं है पराचा साहब। इससे पहले वहां पर 22 बार संशोधन हो चुका है। जहां तक बात प्रोटेस्ट की है, कुछ लोग हैं जो इस चीज को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, नाम लेने का तो मुझे लगता है कोई जरूरत ही नहीं है। इस वजह से ये प्रोटेस्ट चारों तरफ हैं। हाँ, सरकार की जो जिम्मेदारी इस समय बनती है, और ये हुआ भी है। अगर मैं आसाम के चीफ मिनिस्टर की बात करूं, सर्बानंद सोनोवाल जी ने कहा है कि हमने मैसेज भेजा है प्रदर्शनकारियों के, आइए बैठकर बात करते हैं, बात करने के बाद इसका हल हम निकालेंगे। इसके अलावा सरकार ने हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं विप्लव शर्मा, उनके सानिध्य में एक कमेटी भी गठित करी है जो इस पर रिपोर्ट पेश करेगी और इसके साथ साथ संवैधानिक इसका हल भी निकालेगी। मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट या कहीं के भी अगर लोग हैं और इस पर
अगर किसी भी तरह से इसको एनआरसी से आगे जोड़कर देखा जा रहा है, मुझे लगता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि 34 साल हो चुके हैं असम समझौते को, जिसमें आज तक 34 साल में कुछ भी काम उनके कल्चर और उनके लोगों को और उनकी संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए आपने क्या किया, मुझे बताइए। हमने एक कमेटी गठित करी है जो आगे इस चीज का खास ख्याल रखेगी कि वहां की भाषा। देखिए शिवम त्यागी, ये सारी बातें अमित शाह जी ऐवान में कह चुके हैं, पार्लियामेंट में ये सारी बातें अमित शाह जी कह चुके हैं, और ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने उनका बयान नहीं सुना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, और खासतौर से अगर मैं मेघालय, त्रिपुरा और आसाम की बात करूं तो सारी बातें तो वहां के लोगों ने सुनी है। आप ये देखें ना अबू, आप ही के चैनल पर बैठे हुए महमूद प्राचा साहब हैं और उनके साथ कितने लोग हैं, और 50, 100, 200 जो दिन रात सिर्फ इसको हिंदू और मुस्लिम बनाने की बात कर रहे हैं। आपने फ्लोर ऑफ द हाउस कपिल सिब्बल को देखा होगा, वो जब फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहे थे तो इसको हिंदू मुस्लिम बता रहे थे, आज वो अपनी बात से पलट गए, कहते नहीं ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हिंदू मुस्लिम पर तो नहीं है, वो अपने स्टैंड से खुद ही पलट गए। क्योंकि जाहिर है आज जो भागा भाग लगी हुई है वो इस बात की है कि मुस्लिम वोटों को किस तरह से किस तरह से उनको वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया जाए। एक कदम ओवैसी साहब चलते हैं तो कांग्रेस 2 कदम आगे जाकर कोशिश करती है कि नहीं हम थोड़ा पीछे रह गए, हम थोड़ा आगे जाकर करते हैं। पहली बात तो वो शिगुफा बिल्कुल खत्म हुआ, हिंदू मुस्लिम वाली बात बिल्कुल कहीं नहीं रही अब, और आगे जाकर मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं और इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने भरोसा दिलाया है। मैं आपसे इसका जवाब लूंगा जो बात शिवम त्यागी कह रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले अजय कुमार जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अजय कुमार जी, क्या आपको लग रहा है कि अब इस इशू पर एक तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, अब इस पूरे इशू पर सियासत की जा रही है, अब इसमें बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस और जितनी पार्टियां हैं अब कहीं ना कहीं से एक सियासी रुख दे रही हैं, सियासी रंग दिया जा रहा है इस पूरे मामले को? ये सियासी पार्टियां हैं, सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो मसला सियासत जरूर करें, लेकिन सियासत की अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा में उस परिधि के अंदर करें। ये तो राष्ट्र विरोध के पैमाने पे जा रहे हैं, और इनकी जो यह कार्रवाई है और जिस तरह से इन्होंने इस मसले को हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश की, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी खबर में रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि वहां इज्तियात हो रहे हैं। मसला क्या है? नहीं, ये भारत में पहली बार तो कोई अजय कुमार जी नागरिकता जेएनयू में भी हो रहा है, और आपको मैं एक चीज बताता चलूं, तो मैं बता रहा हूं इसमें जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में शामिल नहीं है। अच्छी बात है, विचार हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, विचार सत्ता पक्ष और विपक्ष का हो सकता है, विचार देश और नागरिक का हो सकता है। किसी भी मसले को यह जो राजनीति है हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की, उसका विरोध किया जाना चाहिए। हमारी सरकार का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम तो ऐसी बात नहीं करते, हम तो ऐसी सोच नहीं रखते, लेकिन क्यों आखिर विपक्ष में के सियासतदान जो बैठे हैं वो हर चीज को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना चाहते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा उस खतरनाक मंजर की तरफ इतिहास पे, जब यही पाकिस्तान का मसला उठा था और इस पे जब वोटिंग हुई थी तो यही उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने 60% वोटिंग की थी। बंटवारा पंजाब का हुआ जनाब, लेकिन उसको बंटवाने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमान थे। और जब ये पाकिस्तान गए, क्या हश्र हुआ इनका? ये मुहाजिर कहा है, ये भगा दिए गए वहां से, आज इनको पनाह नहीं मिली। तो मैं अलीगढ़ और जेएनयू के उन भटके हुए छात्रों को अब जो बात की जा रही है वो तो मुसलमानों को एक तरह से भगाने ही वाली की जा रही है ना अजय कुमार जी, मुसलमानों को माइनस करके ही ये बात की जा रही है ना। इस बिल में जो बात की गई है वो मुसलमानों को माइनस करके की गई है। अरे वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जब पाकिस्तान बांटा अपने पंजाब को, वोट दिया कहां के मुसलमानों ने? बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। ये गए भी नहीं, और जो गए उन्होंने क्या किया, वो वहां उनको रुकने नहीं दिया गया। पाकिस्तानियों ने मार मार के मुहाजिर करार के उनको खदेड़ा। तो मैं बिहार और जेएनयू और अलीगढ़ के अपने अल्पसंख्यक भाइयों से यह निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर
कि इन सियासतदानों के षड्यंत्र में मत फंसना और इस देश को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से मत देखना। ठीक है, जब भी देखना ठीक हो। है। मैं चंपक कलिता जी, चंपक कलिता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चंपक कलिता जी, जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, आखिर लोगों में इतनी नाराजगी क्यों है? नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं, हर जगह हमने देखा कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? वहां के आसाम के तो सीएम ने भी कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। कलिता जी, जय অসম, जय অসम, जय অসम। आसामी कौम को खत्म करने का अरमान है क्या, फरमान है क्या? आसामी कौम को खत्म करने का फरमान है क्या? भाजपा को बंगाल में चुनाव जीतने का अरमान है क्या? मैं आज आप सोचे होंगे कि चंपक कलिता जय असम से क्यों आरंभ किया। आज ये 13 तारीख है। ये 13 तारीख अगर मेरा गलत नहीं हूं मैं, तो आज शायद संसद में अटैक का वर्षी है। आज ही के दिन वाजपेयी के समय में संसद में अटैक हुआ था, वो शरीर पे अटैक था। लेकिन कल आज रात को जो राष्ट्रपति साहब ने ये सीएबी में दस्तखत किया, तो ये संविधान और आसामी कौम का रूह में ये संसद ने अटैक किया है। और आसामी कौम और नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट इसीलिए है कि आपको मैं पहले बताया था कि ये हिंदू मुसलमान का बिल नहीं है, ये तहजीब का बिल है। ये आसाम में 1979 से लेके 1985 तक तहरीक हुई, उसके बाद में 855 लोगों ने शहादत दी, और जो लास्ट 10 दिसंबर था वो रोजे शहादत थी, और उसके बाद असम समझौता मिला। मेरा भाजपा का दोस्त बोल रहा है कि असम समझौते का संशोधन करेंगे। आप असम एकॉर्ड को रीराइट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए असम के लोग इतना गुस्से में हैं। आपको मालूम है, आज एक झटके में हम 100 साल से वहां हैं, हजारों साल से वहां हैं, और आप एक झटके में हम बांग्लादेशियों से आए हुए विदेशियों के बराबर हो जाएंगे। आप दुनिया में किसी मुल्क को आपने देखा है कि अपना सिटीजन और विदेशियों के लिए अपने नागरिक को गोली चला देते हैं? आसाम में 4 लोगों का हलाक हुआ है, कल 4 लोग मरे हैं। और हम लेकिन चंपक जी, चंपक कलिता जी, होम मिनिस्टर तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। साइन लिए अभी ये लोग को इसी चंपक कलिता जी, चंपक कलिता जी, होम मिनिस्टर साहब तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जो वहां के लोग हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। देखिए, आपका 2016 में जब आसाम में जनरल इलेक्शन था, इंतखाब जब था, इन लोग का जो घोषणा पत्र है वहां लिखा था कि वी आर इम्प्लीमेंट आसाम अकॉर्ड विथ लिटरल स्पिरिट। वो कहा गया? अक्सर हम लोग ये आसाम समझौते को वहां इंप्लीमेंट करेंगे, वो कहा गया? ये लोग झूठे हैं। ये लोग कल बोल देंगे ये हम लोग का बिल पास करने का जुमला था, तो अब आसामी कौम कहा जाएगा? इसीलिए हम आपको 10 तारीख और 11 तारीख पे हम आपको बोला कि ये जो आइन लाया है इससे फेडरल। ठीक है, इरशाद अहमद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इरशाद साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों में नाराजगी एक तरह से बढ़ती जा रही है। आज पूरे मुल्क में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां पर इस कानून के खिलाफ एहतजाज न हुआ हो, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का यही कहना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है। इरशाद अहमद साहब, आसाम नहीं हटने वाली है, बीजेपी को नेस्ता नाबूद कर देंगे। ठीक है, चंपक की बात हो गई, चंपक जी अब दूसरे को मौका दे देते। आसाम हटने वाली ठीक है, चंपक कलिता जी आपकी बात हो गई, ठीक है। अब सुन लीजिए, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। आसाम को गुलाम कर देंगे। चंपक कलिता जी, बात हो गई, नहीं मैं आसाम शहादत के लिए रेडी है। ठीक है, ठीक है, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं। सुन लीजिए इरशाद साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अजय जी बोल रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, ये कैसे कह रहे थे मालूम नहीं। ये जो बिल आया है कैब, इसमें सिर्फ 3 पड़ोसी मुल्कों का जिक्र हुआ है,
उसमें म्यांमार का कहीं जिक्र नहीं आया, श्रीलंका में तमिल हिंदू हैं उनका कोई जिक्र नहीं आया, जो नेपाल के अंदर मधेशी है उनका कोई जिक्र नहीं आया। आप कहते हैं कि मैं हिंदू के चश्मे मुसलमान के चश्मे से नहीं देख रहा हूं, देख तो उसी चश्मे से रहे। अगर आप आर्टिकल 14 क्लियर कट कहता है किसी मजहब के नाम पे, किसी जात के नाम पे, किसी कलर के नाम पे आप किसी को न तो सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं न उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। लिहाजा ये जो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल है और आर्टिकल 14, 15 इसका उल्लंघन करता है ये जो कानून सीएबी है। अब ये कानून की जो बात ये हो गई उसका सीएबी का, अब सीएबी के इफेक्ट क्या है? सीएबी के इफेक्ट ये होने वाले हैं कि नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेट, इसमें वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिख रहा था, बाकी दिख नहीं रहा। असम के अंदर हिंदू सड़क पे है और वो लड़ रहा है इस पे, त्रिपुरा लड़ रही है इस पे, अब बाकी जो पड़ोसी वो मेघालय लड़ रहा है इस पे। ये वहां पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा है, वो तो देख रहा है कि उनके कल्चर को बर्बाद कर देंगे। अगर ये लोग वहां रह गए तो उनके कल्चर को बर्बाद कर देंगे। यानी कि सीएबी उनको लगता है कि उनके कल्चर के खिलाफ, उनके जो असमी लैंग्वेज है उनके खिलाफ है और इसलिए वो सड़कों पे हैं। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में बातचीत करनी चाहिए। अगर वहां के चीफ मिनिस्टर ने ऑफर किया है तो बात जरूर करनी चाहिए वहां के लोगों को। डेमोक्रेसी में हर से बात करने का रास्ता खुला रहना चाहिए। अरे रात को आप चुपके से साइन करा देंगे, क्या बात करेंगे? ठीक है, ठीक है, चार लोग मरने के बाद मैं आ रहा हूं, रजा रिजवी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रजा रिजवी साहब, दो तीन चीजें हैं जिसे अब समझना होगा। चंपक कलिता जी बात हो गई, चंपक जी आगे बढ़ने दीजिए डिबेट। रजा रिजवी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रजा रिजवी साहब, दो तीन चीजें समझनी होगी। एक तो सबसे पहले कौन घुसपैठिया है, कौन दरअंदाज है और कौन पनाहगुजी है, ये आखिर मजहब के पैमाने से कैसे तय हो सकता है? दूसरी चीज ये कि मुसलमानों को निकालकर, मुसलमानों को माइनस करके शहरियत का पैगाम आखिर कैसे, क्या कुछ पैगाम मिलता है? दो चीजें रजा रिजवी साहब। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है अबू हुरैरा साहब कि सही है कि जो शरणार्थी हैं वहाँ के, और वहाँ जो गुवाहाटी में प्रदर्शन हो रहा है उस प्रदर्शन के बारे में तो पहले बताऊंगा, लेकिन जब हमारे लायक दोस्त प्राचा साहब, एडवोकेट साहब ने कहा कि साहब वो जो भरा जाएगा प्रोफार्मा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, उसमें मुसलमान जो है वो 90% नहीं भर पाएगा, तो क्या ये मुसलमान को जाहिल समझते हैं प्राचा साहब, या प्राचा साहब ये समझते हैं कि मुसलमान यही खाली ना भरने की वजह से उसका हार्ट अटैक हो जाए? उन्होंने कोई बिल का विरोध नहीं किया है, उन्होंने खाली यही कहा है कि मुसलमान भर नहीं पाएगा। और गुवाहाटी के अंदर जो बवाल हो रहा है वो बवाल इसलिए हो रहा है हुरैरा साहब कि वहाँ जो लोग शरणार्थी वाले झूठी बोल सकते हैं, कुछ बात भी कर सकते हैं, गुवाहाटी में उन्हीं के बराबर दर्जा मिल जाएगा। तो गुवाहाटी के लोग ये नहीं चाहते झूठ के अलावा शरणार्थी आकर यहाँ आए हैं उनको बराबर का दर्जा मिल जाए, इसलिए वहां प्रदर्शन हो रहा है। और 15-16 दिसंबर को जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है शिंजो अबे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए वहां जो और पार्टियां हैं वो जाहिर सी बात है कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि जो है जापान के प्रधानमंत्री 15-16 वहां जाएंगे, जो व्यापार के समझौते होना वो होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी जम्मू गया हुआ था, जम्मू से खबर है कि शायद अब ये मैं जम्मू से आ जाए, बांग्लादेश का भी वजीर खारजा का तो रन हो गया, लेकिन अभी तक ऐसा, लेकिन मैं जम्मू गया था और जम्मू में हाईकोर्ट रोड पे एक मस्जिद है इमामबाड़ा, वहां मैं नमाज पढ़ने गया था। वहां से अबू हुरैरा साहब जब मैं लौटा तो वहां के मुसलमान हमारे साथ आए, उन्होंने कहने लगे साहब बड़ा गजब हो गया कि साहब वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में जो है पारित हो गया है। तो हमने जम्मू के मुसलमानों से कहा कि भाई तुम लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट में साफ साफ कहा जा रहा है इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। और जैसा आपने अभी कहा कि बिल्कुल सही कहा कि जो विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर, उसमें बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों की संख्या नहीं दिखती इस विरोध के अंदर। तो यह है कि मुसलमानों को जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बराबर ये समझा रही हैं कि डरो, तुम्हारा निकाल दिया जाएगा, तुम यहां से चले जाओगे, तुम
कौन मुसलमान यहां से जाएगा, जब बार बार जो है हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं, पार्लियामेंट में जो बात कही जाती है वो आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि एक लाइन नोट होती है और वो एक दस्तावेज बनती है, जब चाहे वो दस्तावेज निकाल लें। अगर सेंट्रल के होम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं, कई बार कह चुके हैं, फिर भी हिंदुस्तान का मुसलमान पता नहीं क्यों परेशान हो रहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो उनको समझाने की जरूरत है कि भाई मुसलमानों तुम परेशान ना हो, ये तुम्हें कहीं बाहर यही अमित शाह ने कहा था कि हिम्मत है 41 लाख को निकाल दिया, यही अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था, तब वो वजीर दाखिला नहीं थे, लेकिन वही यही अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था और दम है 41 लाख को निकाल दिया, तो वो कहा जाएगा, उस वक्तव्य कहा जाएगा, वो स्टेटमेंट कहा जाएगा। मैं महमूद पराचे साहब और चंपक कलिता जी और मैं शिवम त्यागी, आपके पास भी महमूद पराचे जी, क्योंकि मुझे एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद लौट के आएंगे, इसी इश्यू पर हम बात करेंगे, क्योंकि पंजाब के सीएम ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस बिल को लागू किया गया, अब एक कानून बन गया, ये मुल्क के सेकुलरिज्म, जो इसकी सेकुलर छवि है, उस पर एक तरह से अटैक है, ये हमला है। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लोन, सिर्फ 1% ब्याज दर पर। मसालों के शहंशाह आज बताएंगे कैसे 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15. तो शहरियत तरमीमी बिल जो कि अब एक तरह से कानून बन चुका है, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उस पर मोहर सख्त कर दी है और अब यह बिल एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। लेकिन इस बीच पूरे मुल्क में इस कानून को लेकर एक तरह से एहतजाज हो रहा है। शुमाल मशरिक की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर यहां पर एहतजाज हो रहा है, और इसके अलावा अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं या साउथ की बात करते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है और पुरअमन एहतजाज इस कानून को लेकर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में एहतिजाज के बाद सरकार क्या अपने इस कदम को पीछे हटाएगी, या फिर क्या कुछ अब तस्वीर बनेगी, समाज पर इसके क्या कुछ असरात होंगे, हमारे मुल्क की सियासत पर इसके क्या कुछ असरात होंगे, इसी को मैं आज प्राइम डिबेट में समझ रहा हूं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं महमूद पराचा साहब, मैं आपसे हालांकि कानूनी पहलू समझ रहा था, लेकिन इस बीच मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं आपसे पराचा साहब, कि क्या यह बिल जिसके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं, क्या महमूद पराचा साहब यह बिल आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है आपकी नजर में? देखिए, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश कहां है। आरएसएस और मनुवादी जो सोच है वो आइडिया ऑफ इंडिया, जो कि अंबेडकरवादी सोच का है, जो कि भारत के संविधान की सोच का है, उसके मुखालिफ तो है ही, और ये अपने उसी एजेंडे पे तो चल रहे हैं। और इनका एक ही हथियार है सबसे बड़ा, और एक ही औजार है इनके पास, झूठ। जैसे आपके चैनल से बैठ के आंखों में घुस के झूठ बोल रहे हैं आरएसएस वाले। आज भी अभी ये बोल रहे थे कि मैंने ऐसा कहा है कि 90% मुसलमान इसको भर नहीं पाएंगे।
तो ये सब झूठ बोलने। मैंने ये कहा है कि 99% सिटीजन्स के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी। मैंने मुसलमानों का नाम ही नहीं लिया, लेकिन इन्हें मुसलमान हिंदू खुद करना है और उसका इल्जाम दूसरों पे लगाना है। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि आज नॉर्थ ईस्ट की जनता, खासतौर पे असम की जनता, इनके अमित शाह के और आरएसएस के और मनुवादियों के झूठ को समझ चुकी है और वो ये बात जानते हैं कि वो इस दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, वो इस बात को समझ चुके हैं। तो अभी जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जिन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी, आज वो कमीशंस क्यों बिठा रहे हैं? अमित शाह जी ने कह दिया उनकी बात के ऊपर कमीशंस बिठा रहे हैं। क्या है ये? तो एक बात जो अभी चंपक साहब नहीं कह रहे हैं या कह भी रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया, कि बीजेपी और आरएसएस वालों का मुंह काला किया जा रहा है असम में ढूंढ ढूंढ के। ये बात सच है या नहीं है? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने आरएसएस की असलियत पहचान ली है। बीजेपी के बहुत लोगों ने रिजाइन दे दिया है, पूरा चीफ मुंह मिनिस्टर का अपना हल्का खाली हो गया है, ढूंढ के मुंह काला करा जा रहा है, सर पर सब लोगों ने काला कर रहे हैं उनका निकाल के घरों से। ठीक है, ठीक है। और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, इनको घरों से निकाल के इनके मुंह काले क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा धोखा दिया है इन्होंने। मतलब लोगों की जो नाराजगी है वो एक तरह से जाहिर हो रही है। मैं शिवम आपके पास आना चाहूंगा। शिवम, क्या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी इस बिल को लेकर होगी? क्योंकि आसाम में लगातार खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के कई लीडरों ने वहां पर एक तरह से रिजाइन कर दिया और लोगों में बहुत गुस्सा है। सरकार क्या इस चीज को नहीं समझ पाई? पहले आशा करता हूं कि आप ना मुझे कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट देंगे, क्योंकि यहां पर अपोज करने वाले बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा। महमूद प्राचा साहब को आरएसएस से इतना फैंटेसाइजेशन है कि उनकी अपनी पूरी जो स्पीच है, अगर वो घर जाके इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो मेरा ख्याल 70 बार आरएसएस वो कर चुके हैं। एक चीज। दूसरा, मुंह के मुंह पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। अभी आपने पिछले वक्तव्य में मुसलमानों का नाम लिया और कहा कि इस देश में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और उनको 6 साल के लिए हो जाएगा। ये राइट मैं ये कह रहा हूं कि समझ लीजिए। के खिलाफ और स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या सिर्फ आपको पता है? सरकार को नहीं पता? मुसलमानों को नहीं, SC/ST को झूठ मत बोलो। थोड़ी देर आप झूठ मत बोलो। तो मैं नहीं अगर सरसंघचालक को इतनी अकल नहीं है कि अपने कैडर्स को अभी सुन लीजिए, लॉजिकल बात कर अब इसके अलावा एक और बात पर आ जाते हैं। आप लगातार कह रहे हैं, मैंने नहीं बोला, मेरे नाम से झूठ बात करते हैं, बिल्कुल अलग-अलग क्वेश्चन निकले हैं। पहला, मैंने बोला 6 साल के लिए SC/ST और OBC को ही क्यों बात डिप्राइव किया जाएगा? अलावा धर्म के आधार पर ये जो आर्टिकल 14 महमूद प्राचा साहब पढ़ा रहे हैं, इनको समझने की जरूरत है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में धार्मिक आधार पर कुछ हो ही नहीं रहा है। इट इज अ केस ऑफ माइनॉरिटी परसिक्यूशन। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इसके अलावा पाकिस्तान, इन तीनों जगह पर ये 6 जातियां हैं जो माइनॉरिटीज में हैं। मुस्लिम वहां पर मेजॉरिटी में है। इस वजह से उन माइनॉरिटीज पर जो उत्पीड़न है, सब सरकार ने श्रीलंका झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए झूठ पकड़ा गया, ये देखिए झूठ पकड़ा गया। ये बीजेपी आरएसएस झूठ बोल रहे हैं। आप माइनॉरिटी बोले, आप रिलीजन का नाम क्यों लाए? आप रिलीजन का नाम क्यों लाए? 6 कंट्रीज में अगर आपको बहस में फंसना है, अगर आप खूब गाली दीजिए, अगर इन 6 कंट्रीज में ये तीनों कंट्रीज में ये छाती नहीं है तो बताइए मुझे। ठीक है, चंपक कलिता जी, शिवम त्यागी, चंपक कलिता, मैं चाह रहा हूं सभी लोग खामोश हो जाएं, सभी लोग खामोश हो जाएं। शिवम त्यागी जी और चंपक कलिता जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो खामोश हो जाइए प्लीज। ठीक है। शिवम त्यागी और चंपक कलिता जी, खामोश हो जाइए। हिंदुस्तान तक प्रदर्शन। ठीक है, खामोश हो जाइए। शिवम मुझे सुन पा रहे हैं आप? शिवम खामोश हो जाइए। देखिए, डिबेट का मकसद ये नहीं कि आप यहां पर बैठकर चिल्लाएं और आप यहां पर आकर लड़ाई झगड़ा करें। डिबेट का मकसद ये है कि जो मुल्क के सामने एक मसला है, इस पर कुछ मसले का हल निकलना चाहिए, उस पर कुछ बातचीत होनी चाहिए। लोगों के दिल में अगर किसी तरह की कोई मंशा है तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। मकसद लड़ाई झगड़ा चिल्लाना नहीं है डिबेट का मकसद।
अजय कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं शांति से सुन अजय कुमार जी, अब प्रॉब्लम ठीक ये है कि ठीक मैं है, बोल रहा हूं तो उनको सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा। शिवम सुन लीजिए, शिवम सुन लीजिए। मैं एक चीज और शिवम मैं आपको टाइम दूंगा, शिवम मैं आपको टाइम दूंगा, सुन लीजिए पहले। मुझे 10 सेकंड और शिवम मैं टाइम दे रहा हूं, शिवम मैं टाइम दे रहा हूं, लेकिन सुन लीजिए 10 सेकंड सुन लीजिए मैं टाइम दे रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी बात का शिवम सुन लीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। शिवम सुन लीजिए। आपने कहा इस बिल के थ्रू मुस्लिमों को निकाला ही तो जा रहा है देश से। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में इस देश में मौलवियों को तनख्वाह मिल रही है, पूरे देश में पुजारियों को नहीं मिल रही। इस पर आप ये कहेंगे कि हिंदुओं को निकाला जा रहा है देश से? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कौन निकाल रहा है मुल्क से मुसलमानों को, और कौन निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। वो देखिए हर रियासत का अपना अलग अलग मामला है। मैं शिवम, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा हो रहा है सरकारी पैसा से। देखिए चंपक जी सुन लीजिए, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए, बांग्लादेश की तरफदारी करेंगे, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। बहुत देर से अजय कुमार जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, अजय कुमार जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। देखिए अब दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, मैं अजय कुमार जी के पास जाऊंगा। अजय कुमार जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जितने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार इसे पहले से भांपने में एक तरह से नाकाम हो गई? सरकार इस चीज को नहीं समझ पाई कि लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी होगी, और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, वहां पर इतना ज्यादा गुस्सा होगा? नहीं, देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में विरोध नहीं हो रहा है। आसाम डिस्टर्ब है, और आप देखिए कि नागालैंड की संगमाजी की पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया है। दूसरे और भी जो सियासी दल हैं वो लगातार इस बिल के समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, आसाम की जो समस्या है वो आज नहीं है। आसाम की समस्या बहुत पुरानी है। जब आसाम एज ए स्टेट ऑर्गेनाइज हुआ तो बहुत भारी संख्या में वेस्ट बंगाल से लोग वहां आए, और वहां की जो कृषि भूमि है, उपजाऊ कृषि भूमि है, जो वहां का बिजनेस है, उस पे बाहर के लोगों का डोमिनेंस हो गया, जिसका आसाम के लोग आज से नहीं बहुत पहले से विरोध कर रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि ये नया सिटीजनशिप एक्ट आने से उनके हक और अधिकार में और हनन होगा। लेकिन वह समझने की जरूरत है कि आखिर ये लोग अब तक भी तो वहीं रह रहे हैं। बिल्कुल, आज भी तो ये वहीं इलीगल तौर पर रह रहे थे, तो कोई जनसंख्या तो बढ़ नहीं गई। हाँ, अब जब इनको यह हक मिल जाएगा तो इनसे टैक्स भी दिया जाएगा, ये वहां की राजनीति में भी हिस्सा लेंगे, ये वहां के डेवलपमेंट में भी हिस्सा लेंगे। तो एक तरह से ये अपना, लेकिन अजय कुमार जी, आसाम में खास तौर से जिन लोगों में नाराजगी वो इस बात को लेकर है कि 15 से 17 लाख लोग जो निकाले जाते, वो अब कहीं ना कहीं वहीं रह जाएंगे। अब वो लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। जी, निकाले जाने का यह जो फरमान है 70 सालों से देश देख रहा है। कितने लोग निकाले गए? अभी समस्या के तो दो ही रास्ते थे कि या तो इसमें जो लीगल हैं उनको आप अपने यहाँ शरण दीजिए, या जो इलीगल हैं उनको बाहर कीजिए। आज तक तो निकाल नहीं पाए। जब नेशनल रजिस्टर बनाने की बात करते हैं तो उसके खिलाफ विरोध हो जाता है। देखिए, जो एक बात शिवम त्यागी कह रहे हैं वो ठीक है। इस पूरे एक्ट में माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग है। ये हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है। और 1971 में और उसके पहले भी मुस्लिम शरणार्थियों को भी इस देश में सिटीजनशिप मुहैया कराया गया है। जब वो उस समय प्रॉब्लम में थे तो भारत ने अपने दरवाजे उनके लिए खोले हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ पहली बार हो रहा है। लाखों की तादाद में बांग्लादेश में सताए गए मुसलमानों को हिंदुस्तान ने नागरिकता देने का काम किया है। और अगर आज बात ये हो गई है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुसलमान दुखी है, प्रताड़ित है, तो कहीं ना कहीं यह सवाल उस 2 नेशन थ्योरी पे भी खड़ा होता है जो जिन्ना ने बनाया था। जो इरशाद अहमद साहब ने बनाया, इरशाद अहमद साहब बनाया, ठीक है, डिबेट डिस्टर्ब हो जाएगा, बीच में बोलेंगे डिबेट डिस्टर्ब हो जाएगा। शिवम और चंपक जी डिबेट, देखिए डिबेट में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप लोग अगर बोलेंगे कि लोग एक जगह बैठे हुए हैं। चंपक कलिता जी सुन लीजिए, चंपक कलिता जी अब खामोश हो जाइए थोड़ा सा। ठीक है, मैं इरशाद साहब मैं आपके पास आऊंगा। इरशाद अहमद साहब,
इरशाद साहब, लगातार ये सरकार जो इस बिल को लाने की जरूरत इस सरकार के मुताबिक इसी वजह से पड़ी क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बड़ी गलती की थी। कांग्रेस की गलतियों की वजह से यह बिल एक तरह से सरकार को लाना पड़ा। इस पूरे बिल के लिए जो कानून बनाया गया, इसके लिए कहीं ना कहीं यह सरकार कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानती है इरशाद साहब। वहां असम में वो कांग्रेस ने ही बनाया था एनआरसी, और कांग्रेस से ही अकॉर्ड हुआ था 1971 अकॉर्ड जो हुआ था राजीव गांधी जी से हुआ था। और अकॉर्ड के मुताबिक वो जो एनआरसी बना, वहां एनआरसी ने आइडेंटिफाई किया 19 लाख लोगों को, वो भी कांग्रेस के लिए बनाए हुए थे। लेकिन एनआरसी में 4 लाख के आसपास बिहार यूपी के हिंदू हैं, उनका क्या है, उनको क्या करना है। और दूसरा रजा रिजवी साहब जो बोल रहे थे कि मैंने समझा दिया कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उनको पहले पढ़ना चाहिए सब चीजें। एनआरसी और सीएबी किसके खिलाफ है उनको मालूम है, लेकिन वो चूंकि जानते नहीं है, नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको आइडिया नहीं है कि किसके खिलाफ है। आप सब माइनॉरिटी के खिलाफ है। नहीं, आई और ऑब्जेक्ट टू इस कैसे खिलाफ है मुझे समझाइए। मैं आपसे प्यार से, शांति से, बिना लड़े समझना चाहता हूं। अगर आप इसको गलत कहते हैं, मैं आपको कहता हूं, मैं साबित कर दूंगा कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आप मुझे साबित करके बताइए कि खिलाफ कैसे है। ये असमियों का खिलाफ है। धीरे धीरे आपका भी नंबर आएगा, एक एक करके लड़ लेते हैं, ज्यादा बेहतर है, जनता को भी समझ में आएगा। मैं आप बताइए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इसमें कई और बिरादरी के लोग हैं, एथिस्ट लोग हैं, उसका जिक्र नहीं किया। बिल्कुल, सिर्फ मुसलमानों का जिक्र छोड़ के बाकी तमाम का जिक्र किया। आपने श्रीलंका का जिक्र क्यों नहीं किया? जवाब दे दो। जाहिल आदमी कहां बैठा दिया? म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमान है उनका जिक्र क्यों? अब मैं जवाब दे देता हूं आपको। अब आपने पूछ लिया, अब सुनिए। रोहिंग्या म्यांमार में पॉलिटिकल विक्टिम है। आप अगर रोहिंग्या की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर उनकी सरकार से कितनी बार ठग चुकी है। और वो एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि समझ में आए, बात सबकी समझ में आनी चाहिए। महमूद पराचा साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, रजा रिजवी साहब आ रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए। अब आपने कहा श्रीलंका और बाकी जगहों का नाम क्यों नहीं लिया? हमारी जो सीमा और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में ही रजा रिजवी साहब सुन लीजिए थोड़ा सा। 2008 में तमिल आए थे इस देश में, और अगर यहाँ मुसलमान भी आ सकते हैं। तो अब ऐसा है कि हिंदू ज्यादा तादाद में आना है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लीगल तरह से, जैसे कि अदनान सामी आए हैं। ठीक है, मैं शिवम आ सकते हैं, शिवम बात हो गई, नीचे से नहीं आने देंगे। शिवम बात हो गई, बात हो गई। रजा रिजवी साहब, रजा रिजवी साहब, रजा रिजवी साहब, रजा रिजवी साहब, आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? रजा रिजवी साहब, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक एक करके बात कीजिए ताकि सबको समझ में आए, और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उन्हें भी सुनने में कोई चीज वो हमारे डिबेट से लेकर जाएं, कुछ मसले का हल हो, जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं वो चीजें समझ में आनी चाहिए। एक एक करके बात कर लीजिए। मैं रजा रिजवी साहब, रजा रिजवी साहब मैं आ रहा हूं, रजा रिजवी साहब मैं आ रहा हूं। मैं वो जबरदस्ती मुसलमान नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो गलतफहमी में मुब्तला है वो। ठीक है, इरशाद साहब, इरशाद साहब सुन लीजिए, हिंदू कर रहा है, इरशाद साहब सुन लीजिए, ठीक है। मैं चंपक कलिता जी, चंपक कलिता जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। चंपक कलिता जी, जो तमाम बातें, जैसे आसाम कोर्ट की हम बात करें, एनआरसी की बात करें, आखिर इतनी नाराजगी क्यों है? एनआरसी पर इतना ज्यादा बवाल हमने नहीं देखा था, लेकिन ये बिल आने के बाद नॉर्थ ईस्ट और खासतौर से आसाम में बवाल ज्यादा बढ़ गया, नाराजगी बढ़ गई वहां के लोगों में। चंपक कलिता जी, अभी आसाम का हाल बहुत गर्म है, बुरा हाल है। इसके लिए मैं एक आपका एक फॉर्मूला दे रहा हूं, फोड़ी अभी थोड़ा सा शांत हो जाएगा। आप आसाम का जो वित्त मंत्री है हिमंत बिश्व शर्मा, उसको मंत्रिसभा से निकालिए और उसको अरेस्ट करिए, अभी गिरफ्तार करिए, तो आसाम में जो अत्याचार का जो रेट है, जो इंटेंसिटी है, थोड़ा कम हो जाएगा। आसाम का जो एहतजाज इतना तगड़ा हो गया, आप देखिए वहां इतना बड़ा एक आसाम एकॉर्ड है, और ये सिटीजनशिप पास होने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं ने दिवाली मनाई, डीजे लगाए, दिवाली बनाए, तो लोग कैसे मानेंगे? और ये जो हिमंत बिश्व शर्मा है, ये उकसाने वाले बयान दिए एक मंत्री होके, इसीलिए आप हिमंत बिश्व शर्मा को अरेस्ट करिए, और ये जो जितना भी गलत बात हुआ है इसका एक तहकीकात करिए, तो असली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं महमूद पराचा साहब, मैं शिवम आपके पास आऊंगा, लेकिन महमूद पराचा साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। महमूद पराचा साहब,
दो तीन चीजें हैं। एक तो मुल्क पर इसके असरात क्या पड़ेंगे, क्या कुछ इफेक्ट होंगे मुल्क पर, और दूसरी चीज कई पार्टियों से, कई सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ हो सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त संज्ञान लेगा? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूं, पहले मैं जो आरएसएस के जो आपके आज अपने पैनलिस्ट बुला रखे हैं उनका झूठ बताना चाहूंगा कि मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो सीएबी में है उनमें माइनॉरिटीज के साथ जो ज्यादती हो रही है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, उनको ना लाया जाए, तो वहां पर उनके लिए हमारा पूरा खिलाफ भी है। मैं अबू को कह सकता हूं, चैलेंज कर सकता हूं, एक काम करिए, रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, अगर मैं गलत हुआ तो जो आप कहेंगे वो मैं मानूंगा, निकालिए रिकॉर्डिंग। नहीं ठीक है शिवम देखिए, मैं रिकॉर्डिंग बाद में भिजवा दूंगा, लेकिन डिबेट मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सुन लीजिए आप जी। शिवम, आपको संचालक साहब ने सिर्फ झूठ बोलना सिखाया, कुछ और भी सिखाया। ठीक है, सवाल का जवाब दे दीजिए महमूद पराचा साहब। मैं कानूनी पहलू समझना चाह रहा हूँ, मैं इस इशू का कानूनी पहलू समझना चाह रहा हूँ। कई लोगों ने दरवाजा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट पे क्या कुछ हो सकता है, कानूनी पहलू बता रहा हूँ। जी जी, मैं वही कानूनी पहलू बता रहा हूँ। ठीक है महमूद पराचा साहब की आवाज दीजिए आप। जो मैंने कहा है मैं बता रहा हूं, पराचा साहब का दीजिए बस जी। कोई खिलाफ नहीं है इनके, हम वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते हैं कि जो लोग प्रताड़ित हैं इन मुल्कों में उनको लाया जाए, और नॉर्थ ईस्ट में नहीं, हमारे ट्राइबल एरियाज में नहीं, गुजरात में अमित शाह जी के घर के पास इनको प्लॉट दिए जाएं, बड़े बड़े 1000 गज के। हम लोग ये चाहते हैं अडानी अंबानी को जो ये नरेंद्र मोदी साहब भर रहे हैं, उनसे पैसे लेके इन सबको बेचारे रेफ्यूजीज को दिए जाएं, और इसमें मुसलमानों को भी कंसीडर किया जाए, हम ये कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा, क्या इससे मुल्क के शांति और अमन को खतरा है? इससे मुल्क की एग्जिस्टेंस को खतरा है। सारा हमारा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर लाइन एरिया है, चाइना हमारे सर पे बैठा है, वो ये इन्होंने जलवा दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है आज। और सुन लीजिए, वो हमारे देश के सबसे प्रथम नागरिक हैं, नॉर्थ ईस्ट के और बॉर्डर लाइन एरियाज वाले हम लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण नागरिक है हमारे देश के लिए। उनकी इज्जत करना, उनकी रक्षा करना, उनकी स्वाभिमान की और उनकी भावनाओं की इज्जत करना हम सब लोगों का फर्ज है। मगर ये आरएसएस की मानसिकता वाले लोग, ठीक है, बात हो गई, डूब मरने का जगह है। शिवम भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शिवम त्यागी, पंजाब नहीं, रुक जाइए। पंजाब के लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इसे शर्म नहीं आती इन लोगों को। ठीक है, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, इसमें कानून में सुप्रीम कोर्ट को नहीं, इसमें इनको खुद विड्रॉ करना पड़ेगा। पूरा पब्लिक मूवमेंट बन रहा है पूरे देश में। ठीक है महमूद पराचा साहब, मैंने टाइम दे दिया, शिवम कर दिया, तमिलनाडु ने मना कर दिया। ठीक है महमूद पराचा साहब, बात हो गई। ठीक है, मैं शिवम त्यागी, जो बात महमूद पराचा साहब कह रहे हैं उसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मफाद में काम करेंगे, उनके फायदे के लिए काम करेंगे। आज नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से जल रहा है, जिस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सरकार उन्हें यकीन दहानी कराए, सरकार वहां पर एक तरह से इंटरफेयर करे, वहां के हालात पटरी पर आए? बिल्कुल आपने सही कहा अबू, और जो बात इस देश के प्रधानमंत्री ने तब कही थी वो अभी भी कह रहे हैं। और दूसरी चीज, मेरे बराबर में जो आसाम के मेरे मित्र बैठे हैं, अवैध घुसपैठ तो अभी भी वहां पर है, घुसपैठिए तो अभी भी वहां पर है, अवैध तरीके से रह रहे हैं ना। लेकिन ये कहते हैं कि देखिए, जैसे ही ये अनाउंस हुआ उसके बाद हिंदुओं ने दिवाली मनाई, क्या मुसलमान घुसपैठिए वहां नहीं है? मैं शांति से बात करना चाहता हूं, क्योंकि लड़ेंगे तो जनता को नहीं समझ में आएगा। दूसरी चीज, पराचा साहब कह रहे हैं कि जो घुसपैठी हैं उनको असम में ना बसाया जाए, उनको गुजरात बसाया जाए। किसने कहा भाई उनको वो असम बसेंगे? हम लगातार कह रहे हैं आपको कि वो सिर्फ असम में नहीं बसेंगे। जाहिर बात है, एक बेहतर लिविंग के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक गुड लिविंग के लिए इंसान कहां जाता है? जहां पर रोजगार हो, जहां पर चीजें आपके हिसाब से तो बाकी समय रोजगार कहीं है ही नहीं देश में। लोग सिर्फ असम में नहीं बसेंगे, और असम के कल्चर को, वहां के लोगों को, वहां की संस्कृति को हम सिक्योर करेंगे, ये सरकार ने बार बार कहा है। अब आ जाते हैं बॉर्डर के लोगों का सम्मान होना चाहिए, जो प्राचा साहब ने कहा। उनको शायद नहीं पता होगा कि इस देश में 70 सालों में सीमाओं का और सीमावर्ती इलाकों का इतिहास नहीं है। ये एक पहली सरकार है जो सीमावर्ती इलाकों का इतिहास और वहां की कल्चर, वहां की संस्कृति को प्रिजर्व कर रही है, लिख रही है और उसका इतिहास बना रही है। क्या बात करते हैं आप? बहुत पढ़ लिया आपने गांधी परिवार के जो जुमले हैं, बहुत पढ़ लिए, बार बार आरएसएस। ठीक है, अब ठीक है शिवम, आपने जवाब दे दिया। हम असम के लोगों से बात करेंगे, जाहिर है। ठीक है शिवम, जवाब हो गया आपका, हम जवाब हो गया।
मैं अजय कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय कुमार जी, क्या वाकई में जो बात शिवम कह रहे हैं और हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदुस्तान की जो तहजीब और यहां का जो कल्चर है वो यही कहता है कि यहां पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया, यहां धर्म की नजर से कभी किसी को नहीं देखा गया, यही हिंदुस्तान हमेशा रहा है। जी बिल्कुल यही हिंदुस्तान है और आज भी इसी चश्मे से देखा जा रहा है। मैं प्राचा साहब का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपने इनसे एक कानूनी सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में ऑन मेरिट इस बिल पे क्या होगा, उस पे तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं और वो राजनीतिक लफाजी करते रहे। तो बेहतर हो गेस्टों का परिचय आप राजनीतिक तौर पे कराएं बजाय उनको सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरह कहने की। और जहां तक जी हाँ बेहतर हो अगर सीधे तौर पर रजा रिजवी साहब क्या जो ये कदम सरकार ने उठाया है, क्या इसमें से भेदभाव की बू आती है, भेदभाव की बू लगती है आपको? कहीं अबू हुरैरा साहब कहीं भेदभाव की बू नहीं लगती। मैं खाली अपने लायक दोस्त एडवोकेट प्राचा साहब से समझना चाहता हूं, इतना खाली कि जो हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान गए वहां पर आज तक वो मुहाजिर कहला रहे हैं, तो जो बांग्लादेश से हिंदू असम में आए तो ये क्या चाहते हैं कि जैसे वहां मुहाजिर आज तक पाकिस्तानी मुसलमान जो यहाँ से गए कहला रहे हैं, तो ये शरणार्थी चाहते हैं कि हिंदू यहाँ जिंदगी भर शरणार्थी कहता रहे, कहलाया जाए, उसके बच्चे यहाँ पैदा हो जाएं, बच्चे पढ़ें भी और वो अपने को समझें कि हम शरणार्थी हैं, हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं। यानी बच्चे अपने को न कह सकें कि हम होंगे कामयाब इस हिंदुस्तान के अंदर, वो अपने को शरणार्थी ही समझे। और यही गुस्सा असम के अंदर है कि जो 16 लाख जो बांग्लादेशी आए हैं हिंदू, वो वहाँ शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, अब वो नागरिक वहाँ पा जाएंगे, वो आम इंसान के बराबर हो जाएंगे, यही वहाँ का विरोध है। तो प्राचा जी क्या चाहते हैं कि नागरिकता न मिले, मुहाजिर जैसे वहाँ आज तक वहाँ नहीं मिला। ठीक है, महमूद प्राचा साहब इसका जवाब दे रहे हैं। लास्ट कमेंट महमूद प्राचा साहब, हिंदुस्तान लास्ट कमेंट। अबू जी एक कमेंट। जी कलिता जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड दूंगा बस, मैं महमूद साहब आ रहा हूं उसका। जी चंपक कलिता जी 10 सेकंड बस। देखिए हम लोग ने संविधान ले लिया 1950 में, लेकिन इसका स्पिरिट हजारों वर्षों का है। आकाशत पतितम तय्यम यथा गच्छते सागरात् सर्वदेवे नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छते। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तानी तहजीब है। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस आ रहे ना, ठीक है 10 सेकंड आपके हो गए। महमूद प्राचा साहब लास्ट कमेंट आपसे। ये है शर्म की बात। महमूद प्राचा साहब जो रजा रिजवी साहब ने जो बात कही उस पर आपका रिएक्शन। सरकार को प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का संकल्प है। मैंने इसी वजह से आपको 10 सेकंड दिए थे। पहले से हम लोग तहजीब को प्रिजर्व करके गया। चंपक कलिता जी, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन अब खामोश हो जाइए। महमूद प्राचा जी लास्ट कमेंट दे दीजिए। ठीक है महमूद प्राचा जी। असम अकॉर्ड के अलावा असम में कुछ भी नहीं होगा, इस बात की पूरे देश का मुसलमान असम के लोगों को, अहमिया लोगों को गारंटी देता है। पूरा देश का मुसलमान असमिया लोगों के साथ खड़ा है। नहीं तो इसे हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं? एक भी व्यक्ति को महमूद प्राचा साहब इसे हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं? और बिल्कुल पूरे देश का मुसलमान खड़ा है। बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको, पूरे देश का मुसलमान खड़ा है असमिया लोगों के साथ। अरे भाई नहीं महमूद प्राचा साहब, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देख रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देख रहे हैं महमूद प्राचा साहब? मुसलमान अपने अहोमिया भाइयों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं पूरे देश में। मुसलमान खड़े हैं असमिया भाइयों के लिए, पूरे देश के मुसलमान खड़े हैं। हम देखेंगे ठीक है सभी की बात हो गई। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार मुल्क के अवाम को यकीन दहानी कराए कि किसी के साथ यहां पर भेदभाव नहीं होगा। हिंदुस्तान जिस चीज के लिए पहचाना जाता था, आपसी भाईचारा, इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब, उसी पर हिंदुस्तान एक तरह से उसकी बका रहेगी और उसी पर एक तरह से चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय कुमार साहब, इरशाद अहमद साहब, शिवम त्यागी जी, चंपक कलिता जी और रजा रिजवी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।